Students, today we shall study abnormal development. एबनॉर्मल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जब बच्चा जो है वो अंडे के अंदर बन रहा होता है या अपनी मदर की बॉडी में, तो उसके जिस्म के हिस्से जो है वो सही तरीके से नहीं बनते, उनमें कोई डिफेक्ट रह जाता है या बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं बनता या कोई टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा बन जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें, माइक्रोसेफेली यानी छोटे सार वाले बच्चे जिनको दौले शाह के चूहे कहा जाता है, वो पैदा हो जाते हैं। उनका स्मॉल स्कल यानी खोपड़ी छोटी रह जाती है, क्योंकि दिमाग के न्यूरॉन जो दिमाग के सेल हैं वो तादाद में उतने नहीं होते जितने के सेहतमंद बच्चों में होते हैं। तो दिमाग थोड़ा होता है तो ऊपर से खोपड़ी भी छोटी रह जाती है। इस तरह सोचने समझने की काबिलियत भी उन लोगों में कम होती है। और इसके बाद क्लेफ्ट पैलेट, कुछ लोग जो हैं उनके जो तालू में सुराख होते हैं। जैसे हमारा अगर आप देखें तो ऐसे नाक है और ये बीच में एक सीलिंग की तरह का हिस्सा है, और ये माउथ, ये मुंह है, और ये नेजल कैविटी है, नाक का हिस्सा। लेकिन कुछ लोगों में यहाँ पे सुराख होगा, ये जो नाक और माउथ के दरमियान आपको ये सीलिंग सी नज़र आ रही है, तो इसको क्लेफ्ट कहेंगे, सुराख को कहेंगे क्लेफ्ट। और ये तालू है, पैलेट कहते हैं इसको, तो क्लेफ्ट पैलेट यानी तालू में सुराख। इस तरह के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों में आपने देखा ये अपर लिप, जो ऊपर वाला होंठ होता है वो ऐसे करके फोल्ड होता है ऊपर की तरफ, उसकी तह लगी होती है। और इसी तरह कुछ लोगों में आपने देखा ये जो होंठ होता है इसमें यहाँ पे काट होता है खरगोश की तरह, तो खरगोश को हेयर कहते हैं। तो हेयर लिप ऐसे बंदे की निशानी को कहा जाता है कि उसका खरगोश की तरह यहाँ से होंठ जो है वो कटा हुआ। इसके बाद फिंगर्स ऑफ हैंड और फीट मोर और लेस देन 5, कुछ लोगों की हाथों या पाँव की उंगलियां जो हैं वो 5 से कम या 5 से ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद इस तरह की एग्जांपल्स हैं, टेराटोलॉजी इन स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड इट्स काजेस। जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है, किस वजह से होती है, उसका नाम है टेराटोलॉजी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड इट्स काजेस। अब हम इसके काज पढ़ते हैं, फैक्टर्स काजिंग एबनॉर्मेलिटी। अब इनमें से पहला काज जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से जो गमीट्स बच्चे के अंदर आए हैं उनमें जो कोई जीन जो है वो डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से फिर वो बच्चा जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हीमोफीलिया का जीन, तो हीमोफीलिया का जीन अगर पेरेंट्स से बच्चे में आएगा तो बच्चे को हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून जो है वो कट लगने के बाद जिस्म से निकलता ही रहता है, जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती, तो खून की कमी से फिर बच्चा जो है वो मर भी सकता है। तो ये डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, वो भी इनहेरिटेंस के ज़रिए बच्चों में आती है बीमारी। और नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है। आमतौर पे 23 क्रोमोसोम जो है वो एग में होते हैं, इंसान के एग में, और 23 स्पर्म के अंदर होते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं जाइगोट बनता है, तो बच्चे में 46 क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई गमीट जो है वो एबनॉर्मल बन जाए, खराबी हो उसमें, क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 23 से कम या 23 से ज़्यादा हो जाए, या बाकी जानदारों में जितनी जितनी तादाद होनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा हो जाए, तो फिर बच्चे के अंदर भी उनकी तादाद कम हो जाएगी क्रोमोसोम की या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जो बीमारियां लगेंगी उसको आप कहेंगे सिंड्रोम्स। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें आमतौर पे क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम वो 2 होते हैं, एक्स एक्स हो जाए या एक्स वाई हो जाए, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 3 है, एक्स एक्स जो है 2 है और वाई 1 है। या फिर ऐसे हो सकता है एक्स के साथ 2 वाई, या फिर ज़्यादा एक्स और ज़्यादा वाई भी इससे हो सकते हैं। इस सूरत में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे उस बच्चे को देखने में तो वो मेल लगेगा, लेकिन वो जिनसी तौर पे कभी फंक्शनल नहीं हो सकता। इसी तरह सिर्फ एक ही एक्स भी हो सकता है किसी लोगों में, वो देखने में फीमेल होंगे लेकिन वो भी सेक्सुअली नॉन फंक्शनल होंगे।
इसके अलावा भी कई खराबियां हो सकती हैं क्रोमोसोम की तादाद कम या ज़्यादा होने की वजह से। नंबर 2 जो काज है नॉर्मल डेवलपमेंट का, उसको कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो एनवायरनमेंट के फैक्टर एबनॉर्मेलिटी पैदा करेंगे उनको कहेंगे टीराटोजेंस। टीराटोलॉजी जो है वो स्टडी होती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की और उसके काजेस की। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो एबनॉर्मेलिटी पैदा करेंगे उनको कहेंगे टीराटोजेंस। टीराटोजेंस की दो बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 आयोनाइजिंग रेडिएशन। शुआएँ होती हैं मुख्तलिफ मटीरियल से निकलती हैं, जैसे एक्सरेज हैं। तो जब ये डेवलपिंग एग या स्पर्म के ऊपर पड़ेंगी तो उसके जो क्रोमोसोम है उनको ख़राब कर देंगी, तोड़ देंगी। इस तरह उनमें खराबी पैदा हो जाएगी, म्यूटेशन पैदा हो जाएगी। इसलिए अक्सर हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ लिखा होता है कि ज़्यादा एक्सरेज करवाना जो है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है उससे भी खराबी हो सकती है। और एटॉमिक रेडिएशन, जैसे मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो दूसरे मुल्कों पे एटमी हमला कर देते हैं, तो एटम बम से जो शुआएँ निकलती हैं उससे भी लोगों में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होंगी और फिर वो बच्चों में भी आएंगी और इस तरह वो जिस्म के लिहाज से फिर ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा नंबर 2 जो है एनवायरमेंटल फैक्टर में पॉइजन्स हैं, जहरीली चीज़ें हैं। जहर आमतौर पे तो बंदा जानबूझ के नहीं खाता, लेकिन जो फसलों पे स्प्रे किए रहते हैं जहर, या गंदम के अंदर गोली रखी जाती है ताकि उसको सुसरी ना लगे, या फिर आपने मिल्क पैक देखा होगा या कोई और इस तरह का दूध जो है, आमतौर पे आप दूध देखें तो उसको आप गर्म भी कर लें तो वो 3-4 दिन तक रखें तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो मिल्क पैक है या इस तरह के और आपको बाज़ार से पैकेट्स में दूध मिलते हैं वो कई महीने तक ख़राब नहीं होते। तो उसमें कोई ऐसा केमिकल डाला जाता है जो उसको ख़राबी से बचाता है। तो वो केमिकल जब इंसान इस्तेमाल करेगा दूध तो उसकी बॉडी में आ जाएगा तो वो एबनॉर्मेलिटी कर सकता है। तो या फिर वो दूध किसी ऐसे मटेरियल का तैयार किया होता है कि जो पाउडर वगैरह मिक्स कर के जिनको आम जानदार जो है वो ख़राब नहीं कर सकते, तो वो कई महीनों तक वो पड़ा रह सकता है। तो बहरहाल वो अगर इस तरह से किया गया और मुख्तलिफ केमिकल्स मिला के दूध बनाया हो तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स और दवाई जो होती है, ख़ास तौर पे ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जब बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे थे तो अगर माँ जो है वो कोई दवाई खा ले तो बच्चे में एबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है। इस तरह से जंग अज़ीम दोम के दौरान जो है वो अमेरिका में एक दवाई थी थैलिडोमाइड, तो प्रेग्नेंट औरतें उसको इस्तेमाल करती थी तो उनके बच्चों की जो उंगलियां वो सेपरेट नहीं होती थी बल्कि ऐसे चप्पू की तरह हाथ बन जाता था। तो ये एबनॉर्मेलिटी उस दवाई की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग से भी, स्मोकिंग जो है उसमें जो स्मोक है उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, तो वो भी एबनॉर्मेलिटी बच्चे में पैदा कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्योंकि बच्चे का जिस्म उस खुराक से बनता है जो माँ इस्तेमाल करेगी। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान उस माँ को पूरी बैलेंस डाइट नहीं मिली तो उसके बच्चे में भी एबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है। इसी तरह विटामिन की कमी से और एसेंशियल एलिमेंट्स जो उस मदर को चाहिए जो उसके बच्चे की डेवलपमेंट के ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो एबनॉर्मेलिटी उसमें पैदा हो जाएगी। फिर मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कोई एंजाइम जो है वो काम ना करे, इनहिबिटर उसको लग जाए और फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाए एंजाइम, तो उस प्रोसेस को ही कंप्लीट ना करे जो बच्चे का ऑर्गन बनाने के लिए ज़रूरी है, तो वो ऑर्गन एबनॉर्मल हो जाएगा। इस तरह बच्चा भी एबनॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।